हेलो एवरीवन। आज के सेशन में अपने करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब अगर आप अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट जो है उसका क्या अकाउंटिंग करना है, उसके ऊपर अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 है। तो एक बात सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दें कि जो अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चाहे कोई सा भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हो, एसोसिएट हो, जॉइंट वेंचर हो या कोई और इन्वेस्टमेंट हो जो कि सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में नहीं है, कोई भी और इन्वेस्टमेंट हो, ये सब का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से होता है। तो अगर आप अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब स्टैंड अलोन वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसमें चाहे कोई सा भी इन्वेस्टमेंट हो उसका अकाउंटिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ही होता है। लेकिन अगर आप अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर आप सब्सिडरी का कंसोलिडेशन कर रहे हो तो AS 21 के हिसाब से करना होता है। अगर आप एसोसिएट को कंसोलिडेट कर रहे हो तो अकाउंटिंग इज डन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। अगर आप जॉइंट वेंचर को कंसोलिडेट कर रहे हो तो अकाउंटिंग इज डन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। अपने ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अगर है तो सब्सिडरी को कैसे कंसोलिडेट करते हैं ये AS 21 में ऑलरेडी अपना पूरा कवर हो चुका है। आज के सेशन में अपने करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, जिसमें अपने को पता चलेगा कि एक एसोसिएट को कैसे कंसोलिडेट किया जाता है इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, तो सर सबसे पहले अपने को तो यह पता होना चाहिए कि एसोसिएट का मतलब क्या होता है। एसोसिएट का मतलब कोई एक ऐसा एंटिटी जिसमें इन्वेस्टर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस रखता है। मतलब अगर मान लो कोई एक इन्वेस्टर है जिसने किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और उसके वजह से उसके पास सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस आ गया, उस एंटिटी का सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस आ गया, तो वो दूसरा वाला एंटिटी जिसमें अपना सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस आ गया वो एसोसिएट बन जाएगा। तो एसोसिएट इज दैट एंटरप्राइज इन विच द इन्वेस्टर एक्सरसाइजेस सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस। हाँ, बट वो दूसरा वाला एंटिटी आपका सब्सिडरी नहीं होना चाहिए, आपका जॉइंट वेंचर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान लो कोई कंपनी है जो आपका सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी कंपनी में ऑब्वियसली आपका सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस तो है ही, बट क्योंकि वो सब्सिडरी है इसलिए वो एसोसिएट नहीं है। तो अगर कोई कंपनी आपका सब्सिडरी है तो वो एसोसिएट नहीं बन सकता है। अगर कोई कंपनी आपका जॉइंट वेंचर है तो वो एसोसिएट नहीं बन सकता है। राइट, तो एक बार फिर से क्रक्स में बता रहे हैं कि सर एसोसिएट एक वो एंटिटी है जिसमें इन्वेस्टर का सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है और वो एंटिटी सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर नहीं है। An associate is an enterprise in which investor has significant influence and which is neither a subsidiary nor a joint venture of the investor। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का मतलब अगर आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड और ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग है, अगर आप उस सामने वाले एंटिटी में जो फाइनेंशियल डिसीजंस हो रहा है, ऑपरेटिंग डिसीजंस हो रहा है, उसमें अगर आप पावर टू पार्टिसिपेट रखते हो तो इसका मतलब आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। राइट, पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस मींस देयर इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज द पावर टू पार्टिसिपेट in the financial and or operating policy decisions of the investee but not control over those policies। अगर आपका कंट्रोल ही आ जाएगा तब तो वो सब्सिडरी बन जाएगा ना, तो आपका कंट्रोल नहीं है, आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर पावर टू पार्टिसिपेट कैसे आता है। पावर टू पार्टिसिपेट आता है अगर आपके पास वोटिंग पावर है 20% या उससे ज्यादा। अगर आप सामने वाले कंपनी का 20% शेयर्स होल्ड करते हो, 20% वोटिंग पावर होल्ड करते हो या उससे ज्यादा होल्ड करते हो, तो आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट, ये मान लिया जाता है कि आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड और ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग है। एक और तरीका है जिससे पावर टू पार्टिसिपेट आ सकता है, अगर शेयर होल्डर के साथ अग्रीमेंट साइन हो जाए या कोई कोर्ट का ऑर्डर पास हो जाए जिसके वजह से आपके पास ये पावर टू पार्टिसिपेट आ जाए। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई शेयर नहीं भी है ना, या फिर शेयर होल्डिंग वोटिंग पावर बहुत कम है, वोटिंग पावर मान लो 1% है या 5% ही है खाली, लेकिन बिकॉज देयर इज एन अग्रीमेंट विद द शेयर होल्डर और देयर इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोई लॉ का ऑर्डर है जिसके वजह से आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट आ गया, तो ऐसे में भी वो सामने वाला कंपनी आपका एसोसिएट कंपनी बन जाएगा।
एक बार हम ये वाला पूरा बात को, यहां तक के बात को एक बार फटाफट से हम क्रक्स में बताते हैं। देखो सर, सबसे पहले अपने बात की, एसोसिएट किसको बोलते हैं? एसोसिएट वो एंटिटी है जिसमें आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अच्छा सर, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब मींस पावर टू पार्टिसिपेट, पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजंस। ठीक है, अब ये पावर टू पार्टिसिपेट कैसे आता है? ये आता है दो तरह से। क्या तो आपके पास वोटिंग पावर ग्रेटर देन या इक्वल टू 20% है, तो हम लोग ये मान लेते हैं, अगर आपके पास वोटिंग पावर 20% या उससे ज्यादा है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट है। या फिर दूसरा तरीका कि आपने कोई शेयर होल्डर के साथ कोई अग्रीमेंट साइन किया है, या फिर कोई कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है लॉ के वजह से, आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट है। तो अगर किसी भी रीजन से, ये दो में से कोई सा भी रीजन से अगर आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट है, तो हम लोग मान लेंगे कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। एंड क्योंकि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो एंटिटी आपका एसोसिएट एंटिटी बन जाएगा। राइट, तो हम लोग को सर एसोसिएट का मीनिंग समझ में आया। इसमें एक और बात समझने वाला ये है कि सर अगर 20% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर अगर है तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट है। लेकिन अगर ये प्रूव कर दिया जाए अदरवाइज कि नहीं, 20% होने के बाद भी यू डोंट हैव द पावर टू पार्टिसिपेट, तब फिर वो एंटिटी एसोसिएट एंटिटी नहीं कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पास वोटिंग पावर 20% से कम है, खाली 5% ही है, 10% ही है, लेकिन फिर भी ये प्रूव किया जा सकता है अगर कि आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट है, इफ इट कैन बी प्रूव्ड, दैट मींस कम होल्डिंग होने के बाद भी, खाली 5%, 10% होल्डिंग होने के बाद भी वो एंटिटी आपका एसोसिएट एंटिटी है। बट ये वाला बात जो हम अभी अभी आपको एक्सप्लेन किए, ये थ्योरेटिकल बात है। प्रैक्टिकली अपने जब सम्स कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, तो खाली एक ही रूल अप्लाई होगा। अगर वोटिंग पावर 20% या उससे ज्यादा है, अगर वोटिंग पावर 20% या उससे ज्यादा है, तो वो एंटिटी आपका एसोसिएट है, अदरवाइज नहीं है। ऑल राइट, तो सर यहां तक का बात हम लोग को क्लियर है। एनी एंटरप्राइज हैविंग 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर will be assumed to have significant influence over the other enterprise unless proved otherwise, unless आप otherwise prove कर दो। The stake of 20% can be acquired either in one go, क्या तो आप एक बार में 20% acquire कर सकते हो, या थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो, और in more than one transaction। The stake can be further increased, 20% से ज्यादा भी जा सकता है, 30%, 40% भी हो सकता है, 49% भी हो सकता है, रादर 50% भी हो सकता है। अगर 50% से ज्यादा हुआ, जैसे ही 50% से ज्यादा हुआ वैसे ही वो आपका सब्सिडरी बन जाता है। अगर सब्सिडरी बन गया तो एसोसिएट नहीं कहलाएगा। तो 20% या उससे ज्यादा, 50% तक वो एंटिटी आपका एसोसिएट एंटिटी बना रहता है। ऑलराइट, अब देखते हैं सर कुछ एग्जांपल। ए लिमिटेड हैज 70% होल्डिंग इन सी लिमिटेड, ठीक है। बी लिमिटेड ऑल्सो हैज 20% होल्डिंग इन द सेम कंपनी। तो देखो यहां पे रिलेशन कुछ ऐसा बन रहा है, ए के पास सी लिमिटेड का 70% होल्डिंग है, और एक बी लिमिटेड है, उसके पास भी सी लिमिटेड का 28% होल्डिंग है। तो सर कोई अदर्स होंगे, फिर अदर्स होंगे जो सी लिमिटेड में बाकी का 2% होल्ड करते हैं। हाँ सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो सी लिमिटेड, ऑब्जर्व करना, सी लिमिटेड is the subsidiary of A Limited because A Limited controls C Limited. A Limited के पास 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है, तो इसका मतलब A Limited के पास कंट्रोल है C Limited का। इसका मतलब A Limited is the parent company और holding company and C Limited is the subsidiary company. बट B और C का रिलेशन देखो, B के पास 20% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर है, बट 50% से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब B लिमिटेड इज द इन्वेस्टर एंड C लिमिटेड इज द एसोसिएट। B और C के बीच में इन्वेस्टर एसोसिएट का रिलेशनशिप है। और ये जो बाकी लोग है ना, ये लोग जो 2% होल्ड करते हैं, इसको बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट। मतलब उस इन्वेस्टमेंट के वजह से ना तो कोई कंट्रोल आया, ना कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आया, ना कोई ज्वाइंट कंट्रोल आया, कुछ नहीं आया, बस पैसिव इन्वेस्टमेंट है इन लोगों का। ठीक है, सो ए लिमिटेड
with the majority holding that is more than 50% is the parent company, that is a holding company. Since B Limited holds more than 20% but not more than 50% in C Limited, C Limited will be an associate of B Limited. Next, A Limited is holding 90% share in B Limited. All right, इसको भी हम लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं. वेट, A Limited के पास B Limited का 90% शेयर्स है एंड 10% इन C Limited. C Limited एक और एंटिटी है, इसमें भी A Limited होल्ड करता है कितना, 10% शेयर्स, एंड B Limited is holding 11% shares in C Limited. 11% in C Limited. In this case, A Limited is parent of B Limited. Obviously, A Limited B Limited का 90% होल्ड करता है, तो ऑब्वियसली कंट्रोल होल्ड करता है, कंट्रोल है, तो इसका मतलब होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप बन गया. A Limited is the parent company, B Limited is the subsidiary company. All right. A Limited C Limited का भी 10% होल्ड करता है. सर, A Limited के पास जो C Limited का खाली 10% है, उससे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं आया. लेकिन वेट, बहुत केयरफुल, A Limited भले ही B Limited का होल्ड करता है 90%, बट जब कंट्रोल आता है ना, तो कंट्रोल 100% आता है. इस बात को समझो. ओनरशिप कितना है A Limited के पास? B Limited का ओनरशिप खाली 90% है, बट B Limited के यहां पर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा ना, B Limited में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, उसका 100% कंट्रोल है A Limited के पास. आप ऐसे मान लो B Limited चलाता ही A Limited है. B Limited का हर एक डिसीजन A Limited ही लेता है. तो अब B Limited जो 11% होल्ड करता है, तो इसके पास 11% वोटिंग पावर है C का. B के पास C का 11% वोटिंग पावर है. ये 11% वोटिंग पावर का पूरा कंट्रोल, पूरा पावर A Limited के पास है. मतलब आप ऐसे समझो, C Limited के यहां पर कोई डिसीजन मेकिंग हो रहा है, C Limited में कोई डिसीजन मेकिंग हो रहा है, तो अगर शेयर होल्डर्स लोग को वोटिंग देना पड़ा, तो B Limited के पास वोटिंग का पावर है. C Limited में अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है और उसमें शेयर होल्डर को वोट करना है, तो शेयर होल्डर लोग का वोटिंग पावर में B Limited के पास 11% का वोटिंग पावर है. ये 11% वोटिंग पावर कैसे यूज किया जाए, इसका 100% कंट्रोल A Limited के पास है, क्योंकि A Limited इज कंट्रोलिंग B Limited, तो इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग दिस 11% वोटिंग पावर ऑल्सो. और उसका खुद का जो 10% वोटिंग पावर है वो तो है ही. तो इसका मतलब एक्चुअल में A Limited के पास C Limited में पावर टू पार्टिसिपेट 21% है. A Limited के पास C Limited में पावर टू पार्टिसिपेट, वो पावर, वोटिंग पावर कितना है? वोटिंग पावर 21% का है. हालांकि अगर आप ठीक से देखोगे तो ओनरशिप कितना है, बहुत केयरफुली देखो. ओनरशिप ऑफ A Limited इन C Limited, एक तो खुद का 10% प्लस जो B का 11% है, उसका 90%, 11% का 90%, बता दो कितना होता है सर? 10% प्लस 11 का 90%, दैट इज 9.9%, देयरफॉर 19.9%. ये है ओनरशिप. ध्यान से समझना, ओनरशिप कितना है? ओनरशिप है C Limited का, ओनरशिप ऑफ A Limited इन C Limited. ये है डायरेक्ट ओनरशिप, ये है इनडायरेक्ट ओनरशिप. ओनरशिप ही हो गया, राइट? बट कंट्रोल इज इक्वल टू 10% प्लस 11% इक्वल टू 21%. दैट इज वोटिंग पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 20% है. ये करेक्ट है. तो इसका मतलब C Limited becomes the associate of A Limited. C Limited is an associate of A Limited. ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इसके ऊपर एग्जाम में एकदम आराम से क्वेश्चन बन सकता है, MCQ में भी बन सकता है.
ओनरशिप, आप जब एसोसिएट का अकाउंटिंग करोगे ना, तो अकाउंटिंग करते वक्त 19.9% का अकाउंटिंग करेंगे, लेकिन ये डिसीजन लेते वक्त कि ये एसोसिएट है या नहीं है, सी लिमिटेड एसोसिएट है या नहीं है, ये चेक करते वक्त आप ये देखोगे कि वोटिंग पावर कितना है। वोटिंग पावर 21% है, 10% डायरेक्ट वोटिंग पावर है और 11% का इनडायरेक्ट वोटिंग पावर है, तो टोटल 21% का वोटिंग पावर है। तो देयरफॉर वोटिंग पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 20% हो गया। इसका मतलब सी लिमिटेड बिकम्स एन एसोसिएट ऑफ ए लिमिटेड। लेकिन जब कंसोलिडेशन करेंगे उस समय हम लोग ओनरशिप कितना मानेंगे, ओनरशिप जितना है उतना मानेंगे। डायरेक्ट ओनरशिप 10% है और बी का जो 11% है उसमें 90% ए का है, मतलब 9.9% है, तो टोटल ओनरशिप 19.9% है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज ऑब्जर्व। देख लो, एज फार एज द रिलेशनशिप बिटवीन ए लिमिटेड एंड सी लिमिटेड इज कंसर्न्ड, A Limited has a total of direct and indirect holding of 21% in C Limited. Thus, C Limited is an associate of A Limited. It may, however, be noted that for consolidated financial statement purpose, holding will be 19.9% only. जब हम लोग consolidated financial statement बनाएंगे उस समय हम लोग consolidation करेंगे 19.9% के हिसाब से ही। डन है सर, क्लियर है। नेक्स्ट, अब सर हम लोग को ये वाला बात अच्छे से क्लियर हो गया कि एसोसिएट किसको बोलते हैं। अब बताइए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसोसिएट का कंसोलिडेशन हम लोग कैसे करें। हम लोग एसोसिएट का कंसोलिडेशन जिस मेथड से करेंगे उस मेथड को बोलते हैं इक्विटी मेथड। ध्यान से समझना, AS 23 बोला कि आप एसोसिएट को कंसोलिडेट करिए एज पर इक्विटी मेथड, करेक्ट। अच्छा, इक्विटी मेथड से तो सर कंसोलिडेशन कर देंगे, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। AS 23 बोला कि अगर आपका एसोसिएट जो है अगर वो टेम्पोररी नेचर का है, मतलब इन्वेस्टमेंट इज टेम्पोररी, इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड टेम्पोररीली, या फिर एसोसिएट के पास सिवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन है, सिवियर लॉन्ग टर्म restrictions on which impair its ability to transfer funds to the investor। अगर ये दो में से कुछ एक है, सर ये एकदम सिमिलर पॉइंट AS 21 में भी था, यहां पर भी सेम बात रिपीट हो रहा है, एग्जैक्टली सेम बात। क्या है कि अगर मान लो क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है वो फॉर ए टेम्पोररी पीरियड है, इट इज नॉट इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। सर व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पोररी पीरियड? इसमें गाइडेंस ये दिया कि अगर टेम्पोररी पीरियड क्या तो मैनेजमेंट का जजमेंट अप्लाई होगा, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा नियर फ्यूचर, आपको नियर फ्यूचर में बेचने वाले हो आप इन्वेस्टमेंट, तो नियर फ्यूचर का मतलब विद इन 12 मंथ्स अगर आप बेचने वाले हो, नियर फ्यूचर को AS 23 गाइडेंस दिया कि आप मान लो, AS 21 में भी यही वाला बात बोला हुआ है क्या, अगर आप विद इन 12 मंथ्स बेचने वाले हो, मतलब इंटेंशन इज नॉट टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, इंटेंशन इज टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट ओनली टेम्पोररीली। तो ऐसे में आप AS 23 का इक्विटी मेथड मत लगाना, या फिर उस एसोसिएट में कुछ सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है जिसके वजह से वो एसोसिएट इन्वेस्टर को फंड ट्रांसफर एकदम आराम से नहीं कर पा रहा है, उसका एबिलिटी इंपेयर्ड है, द एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड्स टू इन्वेस्टर इज इंपेयर्ड, राइट, मतलब एकदम फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है फंड, उसमें बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। द एसोसिएट इज ऑपरेटिंग अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन। अगर ये दो में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हुआ या दोनों हुआ, तो ऐसे केस में इक्विटी मेथड विल नॉट अप्लाई, इक्विटी मेथड विल नॉट अप्लाई। ऐसे में फिर क्या करें सर, तो फिर ये लोग अपना इन्वेस्टमेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी AS 13 के हिसाब से ही करेंगे, मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इन्वेस्टमेंट्स जो दिखाएंगे वो AS 13 के हिसाब से जो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है बस वही करेंगे और कुछ नहीं करना है।
मतलब सर नॉर्मली AS13 में जो बोला क्या चीज, एकदम नॉर्मल तरीके से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिखा दो, अगर डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मिला हुआ है, अगर डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मिला हुआ है तो वो लेस कर देना बस, और कुछ नहीं है। कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट लेस डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, जो AS13 एकदम बेसिक सा बात बोला ना, बस खाली वो कर देना, कोई इक्विटी मेथड लगाने का जरूरत नहीं है अगर एसोसिएट टेम्पोररी है या फिर उसके ऊपर सीवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन है। इन ऑल अदर मेथड्स आप इक्विटी मेथड लगाओगे, इन ऑल अदर मेथड्स आप इक्विटी मेथड, इन ऑल अदर केसेस आप इक्विटी मेथड लगाओगे। अब बात यह है कि सर अपने को इक्विटी मेथड समझना है। इक्विटी मेथड क्या होता है थोड़ा समझो। इक्विटी मेथड में क्या बोला, सबसे पहला बात तो बोला कि आपका जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आ रहा है, ये कैसे आ रहा है सर, कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लेस डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। बोला आप यहीं से स्टार्ट करिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन आ गया AS13 के हिसाब से। AS13 भी तो यही वाला बात बोलता है सर, ये आ गया। अब आप क्या करो, आपके एक्वायर कर लेने के बाद, आपका इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर कर लेने के बाद, अब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स को कैसे दिखाओगे। बोला आप एसोसिएट का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या लॉस देखो, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या लॉस देखो। से फॉर एग्जांपल, इसको हम एक एग्जांपल के साथ बताते हैं। ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड का 30% शेयर्स है, ठीक है, कितने में खरीदा, कॉस्ट कितना है, ₹1,50,000 से फॉर एग्जांपल, ठीक है। डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स है, से फॉर एग्जांपल 30,000। Therefore, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1,20,000। तो आप ये 1,20,000 में दिखा दो। ऑल राइट, अब आप क्या करो, आफ्टर एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, आप देखिए कि बी लिमिटेड का प्रॉफिट या लॉस कितना है। बी लिमिटेड का अगर से फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है 80,000, इसमें ए लिमिटेड का शेयर कितना है, एज शेयर कितना हुआ बोलो तो, 80,000 का 30% दैट इज 24,000। बोलो यस और नो, आराम से। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 30% शेयर्स एक्वायर किया, वोटिंग पावर एक्वायर किया 1.5 लाख रुपया में, और एक्वायर करने के बाद उसको डिविडेंड मिल गया। कितना डिविडेंड मिला सर, 30,000 रुपया डिविडेंड मिल गया। और ये डिविडेंड जो मिला है ये आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मिला है। तो ये डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट से रिड्यूस कर दिया जाता है, तो फिर आपका न्यू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया 1,20,000, करेक्ट। अब पोस्ट एक्विजिशन बी लिमिटेड का प्रॉफिट हुआ 80,000 का। बी लिमिटेड ने मान लो एक साल में प्रॉफिट कमाया 80,000। इस 80,000 में पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट कमाया 80,000, उसमें ए का शेयर कितना है, 30% ही होगा सर, दैट इज 24,000। तो आप क्या करो, आप जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे ना, उसमें आप कंसोलिडेटेड पीएल जो लिखोगे, उसमें आप अपना शेयर प्लस कर देना, प्लस 24,000, ठीक है। और जो आप इन्वेस्टमेंट्स लिखोगे, इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडियरी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो लिखोगे, वो आप देखो 1,20,000 तो आ ही रहा था, 120 तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड को माइनस करके आ ही रहा था, 1,20,000 इसमें प्लस आप अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट भी ऐड कर दो 24,000, तो ये हो जाएगा 1,44,000। आप देखो
बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड वाला जो बैलेंस शीट बन रहा है उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में 24,000 प्लस हो गया, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में 24,000 प्लस हो गया, और असेट साइड में इन्वेस्टमेंट भी प्लस 24,000 हो गया। इसको आप ऐसे समझ लो ना कि सर देखो एंट्री ये वाला पास कर देना है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस 24,000। सिर्फ अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इन्वेस्टर क्या करेगा, सिर्फ अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देगा, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देगा और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट को अपना कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देगा। बस दिस इज इक्विटी मेथड, इसी को बोलते हैं इक्विटी मेथड। अगर मान लीजिए सर लॉस होता 10,000, प्रॉफिट नहीं है 80,000 का, लॉस है 10,000 का, उसमें ए का शेयर कितना है 3,000, 30%। तो पता है एंट्री क्या होता, कंसोलिडेटेड पीएल लॉस के लिए डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। पता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या होता, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आप जब रिजर्व एंड सरप्लस लिखते तो उसमें कंसोलिडेटेड पीएल में -3,000 हो जाता, और असेट साइड में जब आप इन्वेस्टमेंट्स लिखते तो आपका इन्वेस्टमेंट्स पहले से तो 1,20,000 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आ रहा था, -3,000 करके उसको 1,17,000 दिखा देते। तो आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में -3,000 हो गया और असेट साइड में भी -3,000 हो गया, और ऑब्वियसली आपका बैलेंस शीट मैच होगा। बस इतना सा चीज को अपने इक्विटी मेथड बोलते हैं। एक बार आओ रीड करो मेरे साथ में। Equity method is the accounting to be followed by all enterprises having significant influence on their associates except in the following cases। कब कब इक्विटी मेथड नहीं लगाएंगे, कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्पररी, कंट्रोल नहीं, इसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज इंटेंडेड टू बी टेम्पररी बोलो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज इंटेंडेड टू बी टेम्पररी, significant influence is intended to be temporary, or associate operates under severe long-term restriction which significantly impair its ability to transfer funds to the investor। in both the above cases, in दोनों cases में investment of investor in the share of investee is treated as investment according to AS13। AS13 अप्लाई होगा, सिंपल। अभी यहां से अपना मेन इक्विटी मेथड का डिस्कशन चालू हो रहा है। इक्विटी मेथड इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग वेयर बाय द इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। इनिशियली तो इन्वेस्टमेंट को आपने रिकॉर्ड किया है एट कॉस्ट, आइडेंटिफाइंग एनी गुडविल और कैपिटल रिजर्व। यहां पे ध्यान रहे, इनिशियली हम लोग इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, और गुडविल और कैपिटल रिजर्व तो सिर्फ आइडेंटिफाई एंड डिस्क्लोजर होता है। सर AS23 में अपने को इन्वेस्टमेंट्स को इनिशियली एट कॉस्ट ही दिखाना है, लेकिन गुडविल या कैपिटल रिजर्व हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे खाली। अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे, अपने न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे ना, तब आपको दिखाएंगे कि सिर्फ कैसे आइडेंटिफाई करके उसको डिस्क्लोज किया जाता है खाली, राइट। आइडेंटिफाइंग एनी गुडविल और कैपिटल रिजर्व अराइजिंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज एडजस्टेड thereafter for the post acquisition change in the investor share of net asset। carrying amount of investment को क्या किया जाता है सर, it is adjusted for the post acquisition change, post acquisition profit या post acquisition loss के वजह से। तो देखो इसको स्टेप बाय स्टेप, स्टेप ए में देखो इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्डेड एट कॉस्ट लेस डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट अगर कुछ है तो, फिर शेयर ऑफ इन्वेस्टर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ एसोसिएट is calculated and included in consolidated financial statements। The effect in consolidated financial statements can be understood from the following journal entry। effect क्या है सर, effect in consolidated financial statement आप यहां से ऐसे समझ सकते हो।
investment account debit to consolidated PL account, being share of investor in profits of associate, post acquisition profits of associate included in consolidated financial statement, या फिर consolidated PL account debit to investment account, being share of investor in losses of associate included in consolidated financial statement. ठीक है, बस इधर एक बात ध्यान रहे कि जैसे मान लो, एक बार फ्रेश वापस से एक एग्जांपल के साथ बता रहे हैं कि मान लो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कर दिए 1 लाख। अच्छा, ये कितना परसेंट है? 30% है। ठीक है, फिर एसोसिएट्स पोस्ट एक्विजिशन अगर लॉस है जो कि मान लो 2 लाख है, तो इसमें शेयर कितना हुआ? इसमें शेयर कितना हुआ? शेयर ऑफ लॉस 2 लाख का 30%, दैट इज 60,000। तो 60,000 इससे लेस हो जाएगा और 40,000 ही कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में 40,000 ही दिखेगा। आराम से देखो, मतलब अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 30% एक्वायर किया 1 लाख में और उसके बाद बी लिमिटेड का पोस्ट एक्विजिशन लॉस हो गया 2 लाख का, तो ए का शेयर ऑफ लॉस कितना है? 2 लाख का 30% 60,000, ये 60,000 वो इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से रिड्यूस कर देगा और दिखाएगा 40,000। बट सर मान लीजिए अगर ये लॉस हो जाता है 4 लाख, तो अब बताओ 4 लाख के वजह से क्या फर्क पड़ जाएगा? ये आ जाएगा 4 लाख का 30%, दैट इज 1,20,000। अब अगर आप यहां पे 1,20,000 माइनस करने जाओगे तो ये हो जाएगा -20,000। ये नहीं हो सकता है, ये मैक्सिमम बस नील तक जा सकता है और उसके बाद इसको और कुछ नहीं करेंगे, ये कॉन्सोलिडेटेड पीएल में एडजस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं करेंगे। मतलब सर शेयर ऑफ लॉस अगर एक 20 है, जो कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, हम लोग का इन्वेस्टमेंट ही 1 लाख का है और शेयर ऑफ लॉस हो गया 1,20,000, तो हम लोग पता एंट्री यहां पे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। हम लोग बोलेंगे कॉन्सोलिडेटेड पीएल टू इन्वेस्टमेंट 1,20,000 नहीं, 1,20,000 नहीं, हम लोग इसको बोलेंगे ओनली 1 लाख। और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिखेगा नील। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का वैल्यू हो जाएगा नील। बस ये वाला बात लिखा है। अब जब वापिस से मान लो एसोसिएट में प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ, तो अगर प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ तो पहले ऑलरेडी जो लॉस हम लोग बुक नहीं किए ना, उतना तक का प्रॉफिट भी बुक नहीं करेंगे, और उसके बाद अगर प्रॉफिट हुआ तो वापिस से इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करना स्टार्ट करेंगे। लो ये वाला बात यहां पे लिखा हुआ है, इफ एन इन्वेस्टर्स शेयर ऑफ लॉसेस ऑफ एन एसोसिएट इज इक्वल और एक्सीड्स द कैरिंग अमाउंट, फिर से बोला, इफ एन इन्वेस्टर्स शेयर ऑफ लॉस is equal or exceeds carrying amount, the investor ordinarily discontinues, वो discontinue कर देता है recognizing its share of further losses। अब उसके बाद का वो further losses recognize ही नहीं करता है and investment is reported at nil value। If the associate subsequently reports profit, the investor resumes including its share of those profits only after its share of the profits equal the share of net losses that have not been recognized। राइट, एकदम सेम टू सेम बात। मतलब बाद में जाकर के मान लो सब्सिडरी का प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ, से फॉर एग्जांपल अभी तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नील हो गया, इन्वेस्टमेंट कितना दिखा रहा है सर, लेकिन बाद में जाकर के से फॉर एग्जांपल एसोसिएट का प्रॉफिट हो जाता है 1 लाख, उसमें शेयर कितना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 30%। इस 30,000 में से इग्नोर कर देंगे वो वाला 20,000 जो पहले बुक नहीं कर पाए थे,
और 10,000 को रिकॉर्ड कर देंगे। तो हम लोग सिर्फ ये वाला एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली 10,000। 20,000 के प्रॉफिट को इग्नोर कर देंगे बिकॉज 20,000 का लॉस भी बुक नहीं किए थे, अपना शेयर ऑफ लॉस बुक नहीं किए थे। बस एग्जैक्टली यही वाला बात इस पैरा में लिखा है, एक बार वापिस से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखो, इफ पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हैव बीन रिसीव्ड इट विल बी एलिमिनेटेड। ये हम अभी एग्जांपल में जब एग्जांपल कर रहे होंगे ना तब दिखा देंगे कि क्या है ये। गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन एक्विजिशन इज आइडेंटिफाइड एंड रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड, राइट, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता है, सिर्फ गुडविल और कैपिटल रिजर्व को सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं और डिस्क्लोज कर देते हैं एंड दैट्स इट। कोई उसका अकाउंटिंग नहीं होता है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व का अकाउंटिंग नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता है बैलेंस शीट में, गुडविल या कैपिटल रिजर्व दिखता नहीं है, वो सिर्फ डिस्क्लोज किया जाता है नोट्स में। इफ देयर इज एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी then unrealized profit on such goods to the extent investor share should be eliminated। simply unrealized profit वाला कॉन्सेप्ट नहीं था क्या, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन सब्सिडरी कंपनी में, बस एग्जैक्टली वही वाला बात बोल रहा है, राइट। इसमें भी अपने को और ज़्यादा डिस्कशन का एकदम ज़रूरत नहीं है, एकदम सिमिलर पॉइंट है। अगर डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जितना है उसको एलिमिनेट करके अपने अकाउंटिंग करेंगे। हाँ, और अकाउंटिंग पॉलिसी जो ईयर एंड का डेट है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है, वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए। बस एकदम थियोरिटिकल सा पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट एकदम थियोरिटिकल है, ई और एफ, इसमें आपको वापस से और रीड करने का ज़रूरत नहीं है। ये भी थियोरिटिकल है। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी रिड्यूस्ड टू रिकॉग्नाइज द डिक्लाइन विच इज अदर देन टेम्पोररी डिक्लाइन। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का पॉइंट एज इट इज कॉपी पेस्ट है यहाँ पर। एस 13 में भी ये वाला बात बोला हुआ है कि अगर देर इज अ परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अदर देन टेम्पोररी डिक्लाइन, तो फिर आप प्रोविजन फॉर डिम्यूनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बना लेते हैं। द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी रिड्यूस्ड टू रिकॉग्नाइज अ डिक्लाइन विच इज अदर देन अ टेम्पोररी डिक्लाइन, राइट। ये भी थियोरिटिकल सा बात बोला हुआ। क्या बोला हुआ सर? इन्वेस्टर शुड डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ इक्विटी मेथड। आप इक्विटी मेथड को डिसकंटिन्यू कर देना फ्रॉम द डेट इट सीजेस टू हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन एसोसिएट। जिस दिन आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना रहे उस दिन से आप एसोसिएट को इक्विटी मेथड से कंसोलिडेट करना बंद कर देना। और द यूज ऑफ इक्विटी मेथड इज नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट बिकॉज एसोसिएट ऑपरेट्स अंडर सिवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन। अगर एसोसिएट के ऊपर सिवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन लग जाता है जिसके वजह से इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड्स टू द इन्वेस्टर इज इम्पेयर्ड, तो भी आप इक्विटी मेथड अप्लाई करना बंद कर देना, करेक्ट। और जिस दिन आप इक्विटी मेथड लगाना बंद करोगे उस दिन से अकाउंटिंग कौन से मेथड से होगा? AS 13 के हिसाब से होगा। डन सर। अब सर ये सब अपना थियोरिटिकल बात जितना था ना वो कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस है। आओ डिस्कस करना स्टार्ट करें। एप्लीकेशन ऑफ द इक्विटी मेथड। केस 1 देखो, A Limited holds 22% shares in B Limited on 1st April of the year, and following are the relevant information as available on the date are cost of investment 33,000, मतलब 33,000 में खरीदे हैं, and total equity on that date of acquisition is 2 lakh। ठीक है, केयरफुल गाइस। देखो, A Limited ने 1st April 11 को, 1st April 11 बोला क्या? नहीं, 1st April बोला है खाली। 1st April को 22% ऑफ B Limited परचेज किया। कितने में? 33,000 में। अच्छा, टोटल इक्विटी ऑफ B Limited कितना है? टोटल इक्विटी ऑफ B Limited is equal to 2 lakh। तो वी कैन से therefore टोटल नेट असेट्स ऑफ बी लिमिटेड। सर टोटल इक्विटी का मतलब क्या हुआ? अपने बताओ ना। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस सब कुछ आ जाता है। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड पूरा का पूरा आ जाता है, और उसी को तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स को ही तो अपने नेट एसेट बोलते हैं। कैपिटल प्लस रिजर्व्स को ही तो अपने पूरा ES 21 कर लिए, कैपिटल प्लस रिजर्व्स को ही तो अपने नेट एसेट बोलते हैं। तो ये नेट एसेट कितना है? 2 लाख। तो
ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 22% स्टेक खरीदा, ठीक है। 22% स्टेक खरीदा मतलब नेट असेट जो 2 लाख है उसका 22%, तो शेयर ऑफ नेट असेट कितना हुआ? शेयर ऑफ नेट असेट 2 लाख का 22%, जल्दी से बोल दो कितना? 44,000। पर कितने में खरीदा सर? 33,000 ओनली, 33,000 ओनली। तो सर 33,000 का इन्वेस्टमेंट और 44,000 का नेट एसेट का ओनरशिप। तो आप AS21 की तरह एक बार सोचो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 33,000 बट शेयर ऑफ नेट एसेट 44,000, मतलब कैपिटल रिजर्व आ रहा है 11,000 का। बस ये कैपिटल रिजर्व ऑफ 11,000 नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट जो बनेगा ना 1 अप्रैल के दिन, मान लो आप कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हो, उस कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखेगा एट कॉस्ट ओनली। इन्वेस्टमेंट विल बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट ओनली। कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिखेगा वो 33,000 ही दिखेगा, कॉस्ट ही दिखेगा। बट ये 11,000 का जो डिफरेंस है ये कैपिटल रिजर्व है, ये आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में। बस यही वाला बात बोल रहा है। ए लिमिटेड शेयर इन इक्विटी 44,000, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 33,000, कैपिटल रिजर्व आया 11,000। बैलेंस शीट में देखो हम लोग डिस्क्लोजर कैसे दे रहे हैं, शेयर ऑफ नेट एसेट है 44,000, लेकिन लेस कर दिए कैपिटल रिजर्व 11,000 और दिखेगा कितना? 33,000 ओनली। ये बस प्रेजेंटेशन का तरीका है, इट इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन का तरीका। एक्चुअल में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिख कितने पे रहा है? कॉस्ट पे ही दिख रहा है। ऑलराइट, कॉस्ट पे ही दिखेगा, कॉस्ट पे ही दिख रहा है। ऑलराइट, केस 2 देखो। A Limited holds 22% share in B Limited. On 1st April of the year, the following are the relevant information as available on the date are 1st April 11 को खरीदा और उसी दिन का आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है 55,000 इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टोटल इक्विटी है 2 लाख। अब बस एकदम सेम टू सेम एग्जांपल यहां पे चेंज हो गया, थोड़ा सा फिगर्स खाली चेंज हो गया। इन्वेस्टमेंट इज कितना इस बार? 55,000 और उसका टोटल इक्विटी कितना है? 2 लाख। मतलब लेस शेयर ऑफ नेट एसेट बताओ, 2 लाख का 22% मतलब 44,000। मतलब अभी आ रहा है गुडविल, गुडविल आ रहा है 11,000। ये सिर्फ डिस्क्लोज होगा, एक्चुअल में पता है बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखेगा 55,000 का ही। इसको प्रेजेंट करने का तरीका ऐसे है, शेयर ऑफ नेट एसेट 44,000, इधर ऐड होगा, ऐड गुडविल होगा और ये ब्रैकेट में नहीं होगा। ऐड गुडविल 11,000 तो ये हो गया 55,000। करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, स्टेप एक्विजिशन केस 1, कन्वर्जन फ्रॉम अ पैसिव इन्वेस्टर टू एन एसोसिएट। पैसिव इन्वेस्टर का मतलब 20% से कम का होल्डिंग, बस इन्वेस्ट करते हैं, कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, उसको अपने बोल रहे हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट। A लिमिटेड एक्वायर्ड 10% स्टेक इन B लिमिटेड। इसको थोड़ा सा हम लोग टाइमलाइन बना के समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। ये है 1 अप्रैल, इस दिन खरीदा 10% स्टेक और फिर आया 1 अक्टूबर ड्यूरिंग द सेम ईयर, यहां पे है 31 मार्च, यहां पे एक्वायर किया और 15%। Other information is as follows. Cost of investment for 10% is 1 लाख, यहां पर 1 लाख लगा कॉस्ट, एंड फॉर 15% यहां पे कॉस्ट लगा 1,45,000। फिर बोल रहे नेट एसेट ऑन 1 अप्रैल इज 8,50,000। इस दिन नेट एसेट कितना है इन एसोसिएट का? 8,50,000 और 1 अक्टूबर के दिन नेट एसेट है 10 लाख।
ऑल राइट, बहुत केयरफुली चेक करो। 1 अप्रैल को 10% एक्वायर किया, 1 लाख रुपया लग गया, और उस दिन नेट एसेट था 8,50,000। सर यहां पर जब खाली 10% एक्वायर किया तो क्या एसोसिएट बन गया? क्या ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 10% एक्वायर किया तो क्या बी लिमिटेड एसोसिएट बन गया? द आंसर इज नो। लेकिन सर जब 1 अक्टूबर आया तो और 15% खरीद लिया, पहले से 10% था, अब और 15% ले लिया तो टोटल 25% हो गया। इसका मतलब सर 1 अक्टूबर के दिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया, और यहां पे 1 अक्टूबर के दिन बी लिमिटेड बिकम्स द एसोसिएट, बी लिमिटेड बिकम्स द एसोसिएट ऑफ ए लिमिटेड। करेक्ट है, यहां पे बी लिमिटेड बन गया एसोसिएट ऑफ ए लिमिटेड। तो अब बताओ क्या किया जाए सर? बी लिमिटेड बिकम्स द एसोसिएट ऑफ ए लिमिटेड। अब यहां पर आकर के आपको कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना भी पड़ेगा, और कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कितने में इन्वेस्टमेंट दिखाओगे वो भी बताना पड़ेगा। केयरफुली देखते चलो। सर देखो, जब आपने 10% एक्वायर किया तो आपका लगा 1 लाख रुपया, और जब आपने और 15% एक्वायर किया तो आपका लगा 1,45,000। करेक्ट। बट आप यहां पे ऑब्जर्व करो, अपने को गुडविल और कैपिटल रिजर्व एक बार आइडेंटिफाई करके खाली डिस्क्लोज करना है। ठीक है, पहले खाली 10% का कैलकुलेशन करते हैं। जब आपने 10% एक्वायर किया तो आपका इन्वेस्टमेंट था 1 लाख, लेकिन लेस 10% ऑफ नेट एसेट कितना है? 10% ऑफ नेट एसेट कितना है? 8,50,000 का 10% दैट इज 85,000। तो इसका मतलब गुडविल आ गया 15,000 का। अब एकदम सिमिलर कैलकुलेशन करो 1 अक्टूबर के दिन। 1 अक्टूबर के दिन आपका इन्वेस्टमेंट्स है कितना बोलो? 1,45,000, बट लेस कर दो 15% ऑफ नेट एसेट ऑन दैट डेट। 15% ऑफ नेट एसेट ऑन दैट डेट 10 लाख का 15% 1,50,000। तो यहां पे आपका हो गया कैपिटल रिजर्व दैट इज 5,000। देयरफॉर नेट गुडविल कितना हुआ? नेट गुडविल सर पहले वाले ट्रांजैक्शन में गुडविल आया था 15,000, दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में कैपिटल रिजर्व आ गया 5,000, तो इसका मतलब 15,000 माइनस 5,000 नेट गुडविल हो गया 10,000। अब आप कैसे प्रेजेंट करोगे सर? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका था 1 लाख प्लस यहां पे कितना हुआ? 1,45,000। पहले आपका कॉस्ट लगा 1 लाख, फिर लगा 1,45,000, तो ये दोनों को ऐड कर दो, 1 लाख प्लस 145, और इसमें गुडविल है 10,000। तो आपका प्रेजेंटेशन देखो कैसे होता है। देखो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगा 1 लाख, 10% शेयर इन नेट एसेट 85,000, तो गुडविल आया था 15,000। फिर 1 अक्टूबर के दिन का कैलकुलेशन देखो, 15% शेयर इन नेट एसेट 150, बट कॉस्ट लगा 145, तो कैपिटल रिजर्व आया 5,000। टोटल गुडविल जो आप आइडेंटिफाई करोगे और डिस्क्लोज करोगे वो है 15,000 माइनस 5,000, दैट इज ओनली 10,000। राइट, एकदम सिमिलर एग्जांपल है नेक्स्ट वाला भी। A Limited acquired 10% stake in B Limited on 1st April, further 15% on October 1. Other information, cost of investment 10% का 1 लाख लगा, 15% का 155 लगा इस बार। ओके, और ये वाला अमाउंट सेम है, मतलब एकदम सिमिलर एग्जांपल। देखो चेंज क्या हो रहा है, हम आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा रहे हैं चेंज क्या हो रहा है। यहां पे 145 की जगह 155 लगा, बस, और कुछ भी चेंज नहीं है। तो एकदम सिमिलर तरीके से कैलकुलेशन कर लो। सर ये कॉस्ट जो लगा 1 लाख और इसका 85,000, यहां पे तो गुडविल आया, ये तो हम लोग को पहले क्लियर है। यहां पे तो गुडविल आ गया, ये तो हम लोग को क्लियर है ही। कितना? 15,000। 1 लाख लगा बट 85,000। अब यहां पर देखो कॉस्ट लगा है 155, बट ये 10 लाख का 15%,
मतलब 1,50,000, तो 1,50,000 का नेट एसेट आपने एक्वायर किया 155 पे करके, यहां पर और गुडविल आया और फर्दर गुडविल आया 5,000 का, देयरफॉर टोटल गुडविल 15 प्लस 5 इक्वल टू 20,000। बस ये चीज चेक करना है। चलो चेक कर लो सर। 155 इज द इन्वेस्टमेंट, बट 10 लाख का 15% इज ओनली 150, तो आपने 5,000 एक्स्ट्रा पे किया, वो भी गुडविल है। तो आपने पहले वाले ट्रांजैक्शन में 10% वाले ट्रांजैक्शन में 15,000 का गुडविल पे किया, और दूसरे वाले ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर को आपने 5,000 का गुडविल पे किया, तो टोटल गुडविल आपका जो आपको आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करना है सिर्फ, बस वो है 20,000। बस यही आ रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा और केयरफुल। ए लिमिटेड एक्वायर 25% स्टेक इन बी लिमिटेड। इस बार कितना एक्वायर किया? 25% एक्वायर किया इन बी लिमिटेड ऑन April 1 एंड फर्दर 5% ऑन October 1। तो आप पहले तो खाली गुडविल और कैपिटल रिजर्व आइडेंटिफाई कर देना, खाली गुडविल और कैपिटल रिजर्व आइडेंटिफाई कर देना। चलो इसको हम यहां पे दिखाते हैं। ए लिमिटेड एक्वायर 25% ऑन April 1, 1 अप्रैल को 25% एक्वायर किए। कॉस्ट कितना लगा? 1,50,000। ओके नेक्स्ट, एंड फॉर 5% 20,000, ये और फर्दर 5% ऑन October 1। फिर जब 1 अक्टूबर आया तो उसमें प्लस 5% और लिया, और ये प्लस 5% जो लिया इसका कॉस्ट लगा है 20,000। ऑल राइट, नेट एसेट ऑन 1 अप्रैल है 5 लाख, यहां पे नेट एसेट है 5 लाख। और ऑल राइट, फिर बोल रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर का मतलब पूरा साल का बात कर रहा है, ये वाला पूरा साल का प्रॉफिट 31 मार्च तक का बात कर रहा है। कितना प्रॉफिट है? 90,000। बट यहां पे ये वाला 6 मंथ्स है और ये भी 6 मंथ्स है, 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर, फिर 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। बोल रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 90,000 अर्नड इन द रेशियो 2:1 रेस्पेक्टिवली। 2:1 यहां पे जो बोलना चाहता है वो पहला 6 महीना और बाद का 6 महीना के लिए बोलना चाहता है। तो पहला 6 महीना में प्रॉफिट है 90,000 इंटू 2/3, दैट इज 60,000, और यहां पे बोलना चाहता है 90,000 इंटू 1/3, दैट इज 30,000। गाइस प्लीज चेक। प्रॉफिट फॉर द होल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च is 90,000 which is earned in the ratio 2:1 respectively। मतलब पहला 6 महीना में 2/3 और नेक्स्ट 6 महीना में 1/3। तो ये 90,000 पूरा साल भर का जो प्रॉफिट है ना, उसमें 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर दैट इज 30 सितंबर हो जा रहा है 60,000, और फिर 1 अक्टूबर टू 31 मार्च में ओनली 30,000। तो इसका मतलब सर यहां पे फिर नेट एसेट कितना हुआ? एक तो पहले से नेट एसेट था 5 लाख और 60,000 कमाया तो 5,60,000। इस चीज को खाली ऑब्जर्व करो पहले। आपने तो इनफ डिस्कशन इस चीज को लेकर के AS21 में भी कर चुके कि कैसे मिडिल ऑफ द ईयर में कैसे नेट एसेट निकलता है। ये टाइमलाइन बना बना के अपना इनफ डिस्कशन हुआ है। बस अब आपका एक बार पहले यहां पर काम है कि आप इस पॉइंट पे गुडविल कैपिटल रिजर्व और इस पॉइंट पे गुडविल कैपिटल रिजर्व बता दो। दोनों पॉइंट पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व बता दो। कैलकुलेट करते हैं, चलो डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं गाइस कैलकुलेटर में। 1,50,000, ध्यान देना 1,50,000। चलो ये हम कैलकुलेशन दिखाई देते हैं, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। एकदम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की तरह वाला वर्किंग करो, कुछ भी अनोखा नया अलग करना ही नहीं है। जैसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल करते थे ना गुडविल और कैपिटल रिजर्व इन AS21, बस वही वाला वर्किंग। लेस शेयर ऑफ नेट एसेट 25% ऑफ नेट एसेट, शेयर ऑफ नेट एसेट वही तो हुआ 5 लाख का 25% बोल दो 1,25,000
देयरफॉर गुडविल आ गया 25,000, गुडविल आ गया 25,000। अब यहां पे बता दो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 20,000 लेस 5% ऑफ नेट एसेट, 5% ऑफ नेट एसेट। सर नेट एसेट जो यहां पर है, नेट एसेट यहां पर कितना है 560। सर 5 लाख तो 1 अप्रैल को था, 1 अक्टूबर आते आते तो 60,000 और कमा चुके थे, तो 5 लाख प्लस 60,000 560 हो गया। तो 560 का 5%, तो यहां पे आ रहा है कैपिटल रिजर्व 8,000, देयरफॉर टोटल गुडविल इज इक्वल टू 25,000 माइनस 8,000 इक्वल टू 17,000। बस ठीक है, 17,000, 25,000 माइनस 8,000 17,000। ऑल राइट, अब अपने से क्वेश्चन पूछा क्या है देखो तो। ऑल राइट, ये वाला कैलकुलेशन आप देख लो, कैलकुलेशन फॉर अप्रैल 1 25,000, फिर कैलकुलेशन फॉर अक्टूबर 1। यहाँ पे ये लोग अलग तरीके से थोड़ा सा किया है बट इट इज़ ऑल द सेम। ये लोग देखो पहले तो ये वाला कैपिटल रिजर्व निकाला, अलग से निकाला एक 3,000 का कैपिटल रिजर्व, फिर एक और कैपिटल रिजर्व निकालेगा अलग से 5,000 का, तो टोटल कैपिटल रिजर्व कितना हुआ 8,000 का। तो इसको ये लोग नेट करके ये लोग बताया नहीं है यहाँ पर, बट आपका नेट में गुडविल आ जाएगा 17,000 का। हाँ, अब ये उठता है क्वेश्चन कि सर यहाँ पर कौन से वैल्यू पर हम लोग इन्वेस्टमेंट्स दिखाएंगे, यहाँ पर आकर के इन्वेस्टमेंट्स कौन से वैल्यू पे दिखाएंगे। तो देखो बताओ तो शेयर ऑफ नेट एसेट कितना होगा, शेयर ऑफ नेट एसेट बता दो खाली पहले। शेयर ऑफ नेट एसेट में आप देखो, एक तो ये था 125 और ये था 28, ये तो पहले लिख दो। 1,20,000 शेयर ऑफ नेट एसेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जिस दिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्वायर किया, फर्दर स्टेक एक्वायर किए, उस दिन का शेयर ऑफ नेट एसेट बता दो। 1,25,000 और 28,000, तो ये कितना हुआ 1,53,000। ठीक है, अब इसमें अपने को ऐड क्या करना पड़ता है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में अपना शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो गाइस बहुत केयरफुली एक बार चेक करो कि ये जो 25% स्टेक एक्वायर किए ना, इसके बाद पूरा साल भर में कमाए हैं 90,000, तो अपने को जो शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लेना है, ये 90,000 तो पूरा का पूरा प्रॉफिट कमाए हैं आफ्टर एक्विजिशन ऑफ 25%। 25% एक्वायर करने के बाद पूरा साल में 90,000 कमाए हैं, तो इस 90,000 का 25% तो अपना स्टेक है ही, प्लस ये 5% और एक्वायर करने के बाद 30,000 कमाए हैं, तो इस 30,000 का 5% भी पोस्ट एक्विजिशन है। इस 30,000 का 5% भी पोस्ट एक्विजिशन है, तो पूरा कैलकुलेट करके बता दो। 90,000 का 25% और 3,000 का 5%, 1,500, तो ये 24,000 हो रहा है गाइस। पूरा कैलकुलेट कर लो, 24,000 आ रहा है, और इसको आप जोड़ दोगे तो आएगा 1,77,000, और इसके साथ में आप अलग से नेट गुडविल जो 17,000 है वो आप अलग से दिखा दोगे, 177 और ये 17,000 नेट गुडविल। बस ये लोग इसको इसी तरह से यहां पर प्रेजेंट किया है, आप देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 1, A Limited acquired 45% of B Limited on 1st April 11. Price paid है 15 लाख. Following are the extracts of the balance sheet of B Limited
ऑन 1 April, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर बी लिमिटेड हैज रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख एंड पेड डिविडेंड ऑफ 1 लाख। तो इसमें हम आपको डिविडेंड का ट्रीटमेंट भी बताएंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 March 12, कैलकुलेट द अमाउंट एट विच द इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड should be shown in the consolidated balance sheet of A Limited as on 31 March 12। टाइमलाइन के थ्रू, हर एक एग्जांपल को हम लोग टाइमलाइन के थ्रू समझ लेंगे और उसके बाद आप आंसर देखोगे तो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। बोला 1 April 11 के दिन ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 45% शेयर्स एक्वायर किया। ओके, उसका कॉस्ट कितना लगा? 15 लाख। और उस दिन नेट एसेट कितना था? नेट एसेट कितना था सर? नेट एसेट दो तरीके से दिया जा सकता था, क्या तो डायरेक्टली नेट एसेट बता देता, या इक्विटी एंड आपको इक्विटी का इंफॉर्मेशन दे दे, आपको कैपिटल प्लस रिजर्व्स बता दे। तो इस क्वेश्चन में देखो कैपिटल प्लस रिजर्व बता दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बाकी रिजर्व्स एंड सरप्लस 5 लाख। Therefore, net asset equal to 16 लाख। और कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, देख लो। ठीक है, 16 लाख हुआ। अगर हम लोग इसी पॉइंट पे बात करें, इसी जगह पर अगर हम लोग बात करें, कैलकुलेशन चेक करना, गुडविल या कैपिटल रिजर्व हम लोग कैलकुलेट अगर करें, जस्ट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स है 15 लाख लेस 45% ऑफ नेट एसेट। नेट एसेट ये रहा 16 लाख का 45%, दिस इज ओनली 7,20,000। देयरफॉर गुडविल इट्स कमिंग, गुडविल बोलो कितना आ रहा है? 15 लाख माइनस 7,20,000, दैट इज 7,80,000। 7,80,000 देख लो। पहले तो यहां पे इस चीज को ऑब्जर्व कर लो। नेक्स्ट देखो, बी लिमिटेड हैज रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख एंड पेड डिविडेंड ऑफ 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 March 12। फॉर द ईयर एंडेड 31 March 12 बोला है, ये रहा यहां पर 31 March 12। इस पूरे दौरान प्रॉफिट हुआ है 3 लाख और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड है 1 लाख। तो इस पॉइंट पे आके 31 March 12 पे आके बताओ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा। इसको देखो कैसे प्रेजेंट करते हैं हम लोग, बस प्रेजेंटेशन देखना। शेयर ऑफ नेट एसेट ऑन 1 April, शेयर ऑफ नेट एसेट ऑन 1 April कितना था? 7,20,000। ठीक है, एड शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है 3 लाख, उसका 45% ऐड कर दो, 1,35,000। कितना आया? 8,55,000। ठीक है, लेस कर दो डिविडेंड। डिविडेंड आप ऐसे समझो कि ये जो पूरे साल भर का, इस साल का पूरा 11-12 साल का जो डिविडेंड मिला है, किसको मिला है सर? ए लिमिटेड को मिला है। अरे बी लिमिटेड ने डिविडेंड बांटा तो ए लिमिटेड भी तो रिसीव किया ना, और ये इसी साल का डिविडेंड है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है। डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स है, तो वो अपना इनकम रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन डिविडेंड तो रिसीव हो गया ना। तो डिविडेंड रिसीव हो गया तो उसको
कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिविडेंड को एलिमिनेट कर देते हैं। कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसोसिएट से जो डिविडेंड मिलता है ना, एसोसिएट से जो डिविडेंड मिलता है वो अपने कैरिंग अमाउंट से एलिमिनेट कर देते हैं, कैरिंग अमाउंट में लेस कर देते हैं। इसका लॉजिक भी बता देंगे, एक बार पहले लिख लो। I mean, आप एक बार पहले ऑब्जर्व कर लो इसका पूरा कैलकुलेशन। 1 लाख का 45%, दैट इज 45,000, तो ये कितना हुआ? 8,10,000। और लास्ट में जाकर के आप ऐड कर दो गुडविल जो स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई किए थे, ये यहां चला जाएगा, राइट? ये यहां बोलो कितना हुआ? 8,10,000 प्लस 7,80,000, दिस इज कमिंग 15,90,000। आप एक बार इसको पहले ऑब्जर्व करो, इसको हम और एकदम इजी तरीके से बताते हैं। देखो आप जस्ट खाली अगर कैलकुलेट करके अगर देखना चाहो ना तो इतना सिंपल है। देखो कि सर 15 लाख में हम लोग खरीदे थे, 15 लाख का इन्वेस्टमेंट था एकदम स्टार्टिंग में। नेट में सब्सिडियरी ने कितना कमाया? सर 3 लाख कमाया, बट 1 लाख तो बांट दिया, बचा कितना? बचा कितना? खाली 2 लाख ही तो। 3 लाख कमाया, 1 लाख बांट दिया, तो बचा तो 2 लाख का ही प्रॉफिट। 2 लाख में 45% कितना होता है? 2 लाख का 45% होता है 90,000। तो 15 लाख प्लस नेट में उसका नेट एसेट और जो इंक्रीज हो गया वो है 90,000, तो 15,90। बट इसको प्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं, ये प्रेजेंटेशन का बस ये तरीका है जो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसका एक बार हम लॉजिक के साथ बात एक बार फिर से बताते हैं, सुनो। देखो क्या हुआ, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिखाएंगे ना, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो हम लोग को दिखाना है वो बेसिकली नेट असेट रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सब्सिडियरी का नेट असेट रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो सब्सिडियरी का एक बात समझना, हम लोग जो इस दिन उसका नेट असेट था, हम इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। ये वाला तरीका छोड़ो, दूसरे तरीके से देखो। नेट असेट ऑफ सब्सिडियरी ऑन 1 अप्रैल कितना था? 1 अप्रैल था, आप देखो 16 लाख, 16 लाख था। प्रॉफिट कमाने से ऐड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर से उसका नेट एसेट बढ़ गया। अरे प्रॉफिट कमाने से नेट एसेट बढ़ गया ना, 3 लाख, 19 लाख। लेकिन डिविडेंड बांटने से नेट एसेट कम हो गया, क्योंकि कैश का आउटफ्लो हो गया सर। जैसे ही डिविडेंड बांटा नेट एसेट कम हो गया। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड 1 लाख, तो इसका देयरफॉर नेट असेट ऑन 31 मार्च कितना है? 18 लाख। और इस 18 लाख में ए लिमिटेड शेयर 45%, बोलो कितना? ये 8,10,000 पहले दिखना चाहिए, सिंपली ये 8,10 दिखना चाहिए। तो ये 8,10 लाने का तरीका देखो, ये है कि आप पहले बोलो स्टार्टिंग में शेयर ऑफ नेट एसेट कितना था? 720, लेकिन जो प्रॉफिट कमाया उसके वजह से 45% उस प्रॉफिट का नेट एसेट आप अपने में ले लो। लेकिन सर डिविडेंड बांटने की वजह से नेट एसेट कम हो गया था, तो वो आप भी लेस कर दो। तो आपके पास एक्चुअल में नेट एसेट का 8,10 है, बट स्टार्टिंग में आपने एक्स्ट्रा पे किया था गुडविल, वो आप अलग से दिखा दो। तो टोटल आपका जो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 1590 आ गया। इसको एक तो ऐसे समझो। दूसरा तरीका, सर जब एसोसिएट से अपने डिविडेंड रिसीव किए, इन्वेस्टर ने जब डिविडेंड रिसीव किया तो वो तो आप ऑलरेडी इनकम में ले लिए, तो आप एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को प्रॉफिट से बढ़ाना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को बढ़ा रहे हो। ध्यान से देखो, आप प्रॉफिट से, प्रॉफिट के वजह से 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसके वजह से एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, और दूसरे तरफ आपका पीएल में भी ये 1 लाख का डिविडेंड इनकम ऑलरेडी, 1 लाख का 45%, 45,000 का डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड हुआ है। मतलब ध्यान से, इसका लॉजिक, खाली डिविडेंड का लॉजिक समझाने के लिए इतना बात कर रहे हैं।
आपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने ऑलरेडी ये वाला एंट्री पास कर दिया, बैंक टू डिविडेंड इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड, मतलब ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम जा चुका, कितना 45,000। 1 लाख में से 45% डिविडेंड तो आपको ही मिला ना, 1 लाख का डिविडेंड में से 45,000 डिविडेंड तो आपको मिल गया, तो आप ऑलरेडी अपने पीएल में ले चुके। अब आप क्या कर रहे हैं, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्सोलिडेटेड पीएल पूरा 3 लाख का कर देंगे। पूरा 3 लाख का 45% दैट इज 135 अगर आप कर देंगे तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इस 3 लाख में से 1 लाख रुपया तो डिविडेंड पहले बढ़ चुका था और उसका 45% आपको मिल चुका था। तो अभी आप 3 लाख का 45% आप इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिए और एक तरफ आप 45,000 का इनकम भी ले लिए, इसीलिए इसको एलिमिनेट करना पड़ता है। इसीलिए अपने क्या करते हैं, डिविडेंड इनकम को एलिमिनेट कर देते हैं, कंसोलिडेटेड पीएल टू इन्वेस्टमेंट। बिकॉज ये 45,000 अदरवाइज 2 बार आ जाएगा। एक तो आप ऑलरेडी अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 45,000 का डिविडेंड इनकम को ऑलरेडी ले चुके हैं, क्योंकि वो तो रिसीव हो चुका, और अब आप 3 लाख रुपया का 45% को पूरा ले लिए। इस 3 लाख रुपया में वो वाला 1 लाख रुपया भी इंक्लूडेड है जो डिविडेंड में बांटा जा चुका है। तो वो 1 लाख का 45% 45,000 2 बार आ गया, बिकॉज ऑफ द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार आ गया, और एक बार आप कंसोलिडेटेड पीएल में भी वो 45,000 को इंक्लूड कर दिए। इसीलिए इस 45,000 को एलिमिनेट कर दिया जाता है, तब जाकर के आपको यहां पर 8,10,000 मिल जाता है। गाइज इसको हर एंगल से समझो, अलग अलग तरीके से एक बार प्लस माइनस खुद से करके कैलकुलेटर पे करके देखो और कंफर्टेबल हो जाओ। एकदम सिंपली हम लोग बहुत सिंपल तरीके से कर सकते थे कि सर देखिए 15 लाख है, 15 लाख तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ही, एड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो हम लोग का शेयर है 3 लाख में 45%, हम सिंपली क्या करेंगे, इसको 1,35,000 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 16,35,000, और इसमें से हम लेस कर देंगे जो डिविडेंड हम लोग को ऑलरेडी रिसीव हो चुका 45,000, तो एनीवेज ये हम लोग का कितना आना था, 15,90,000 आना ही था। या फिर आप ऐसे बोल सकते थे कि सर 15 लाख रुपया हम लोग का कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, और नेट एसेट इंक्रीज कितना हुआ, 3 लाख रुपया का तो प्रॉफिट कमाए लेकिन 1 लाख रुपया का डिविडेंड बांट दिए, तो इसका 45% ऑफ दिस, तो ये 90,000 आएगा। तो ये आप डायरेक्टली 15,90,000 लिख दिए। बट प्रेजेंटेशन पता है AS23 क्या बोलता है, AS23 बोलता है आप इस तरह से प्रेजेंट करिए। आप बोलिए आपका स्टार्टिंग में शेयर ऑफ नेट एसेट इतना था, आपका प्रॉफिट की वजह से शेयर ऑफ नेट एसेट इतना और आया, लेकिन डिविडेंड की वजह से आपका शेयर ऑफ नेट एसेट इतना गया, तो आपका एक्चुअल में नेट एसेट जो बचा, शेयर ऑफ नेट एसेट आपका जो बचा वो 8-10 का है, लेकिन स्टार्टिंग में आपने इतना एक्स्ट्रा पे किया था, इतना ज़्यादा पे किया था, वो भी आप कैरिंग अमाउंट में दिखाते हैं, तो 1590 आपका वैल्यू एक्चुअल में आ जाता है। आराम से टेक योर टाइम, पॉज करके एक बार वापस से इसको अच्छे से समझ लो, फिर आगे बढ़ना। देख लो 7,80,000 का गुडविल निकाला, उसके बाद ये 1590 पहुंचने का तरीका, ठीक है, ये लोग पहले ऐड कर दिया। 720 में तो हम लोग का शेयर ऑफ नेट एसेट स्टार्टिंग में था, और स्टार्टिंग में हम लोग गुडविल एक्स्ट्रा पे कर दिए थे, तो हम लोग का 15 लाख होता था, लेकिन इस बार हम लोग जो शेयर ऑफ प्रॉफिट कमाए वो 135, बट डिविडेंड पेड की वजह से 45,000 माइनस और 1590 बच गया। एकदम सिमिलर तरीके से बाकी का क्वेश्चन भी कंटिन्यू करते हैं, लेट्स सी। A Limited acquired 40% share in B Limited on 1st April 2011 for 10 lakh. A Limited ने B Limited में 40% स्टेक लिया 1st अप्रैल को 10 लाख रुपए में। On that date, B Limited had 1 lakh equity shares of 10 each, मतलब 10 लाख रुपया का इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड accumulated profit 2 लाख, मतलब टोटल 12 लाख रुपया का इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, तो इसका मतलब नेट एसेट 12 लाख का। ओके, ड्यूरिंग ईयर 11-12 बी लिमिटेड सफर्ड अ लॉस, 12-13 में फिर से लॉस, 13-14 में फिर से लॉस। शो द एक्सट्रैक्ट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड ऑन ऑल द 4 डेट्स रिकॉर्डिंग द अबव इवेंट्स। तो अगेन आ जाओ, हम लोग हर एक एग्जांपल को टाइमलाइन में समझेंगे।
1 अप्रैल 11, 31 मार्च 12, 31 मार्च 13, 31 मार्च 14। यहाँ पे 40% स्टेक खरीदा है 10 लाख रुपए में। और इस दिन नेट एसेट कितना है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 2 लाख, तो 12 लाख रुपया। नेट एसेट सीधा हम लिख दिए 12 लाख। तो यहां पे एक बार गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करो तो जरा। सर इन्वेस्टमेंट्स अपने बोलेंगे 10 लाख लेस 40% ऑफ नेट एसेट 4,80,000। देख लो 12 लाख का 40%, 12 लाख का 40%, 4,80,000। देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 5,20,000। गुडविल आ गया 5,20,000। चेक कर लो, डन है सर। अच्छा, उसके बाद सर 11/12 में लॉस हुआ है 10 लाख का। फिर 12/13 में भी लॉस हुआ है 12,50,000 का। फिर 13/14 में फिर से लॉस हुआ है 5 लाख का। आपको कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट दिखाना है ये चारों डेट पर, 1 2 3 4। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या कैरिंग अमाउंट होगा इन्वेस्टमेंट का। तो सब इनिशियली तो इन्वेस्टमेंट्स इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट ओनली, 10 लाख ओनली। उसमें आप दिखाओगे शेयर ऑफ नेट एसेट 480 एड गुडविल। मतलब दिखाने का प्रेजेंटेशन का तरीका ये है, देखो शेयर ऑफ नेट एसेट इक्वल टू 480 एड गुडविल 5,20,000। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 लाख। ये 10 लाख आपका कॉस्ट आ गया। देख लो, ये दिखाना 10 लाख पे ही है, दिखाना एट कॉस्ट ओनली है, बट ये 10 लाख लाया ऐसे जाएगा। ठीक है, अब लॉस हुआ है 10 लाख रुपए का, इसमें आपका शेयर है 4 लाख। तो अब देखो दिखाने का तरीका क्या होगा, यहां पे प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा। शेयर ऑफ नेट एसेट ऑन 1 अप्रैल इज इक्वल टू 480, और ये जो लॉस हुआ है 10 लाख लेस शेयर ऑफ लॉस 4 लाख। तो ये वैल्यू एक्चुअल में दिख रहा है खाली 80,000 का। इसमें ऐड कर देंगे गुडविल, कितना जी, 5,20,000। तो कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 6 लाख। प्लीज चेक, कैरिंग अमाउंट 6 लाख इस तरह से दिखा दिया जाएगा। एकदम सिमिलरली 31 मार्च 13 के दिन बताओ, अभी आपका यहां पे शेयर ऑफ नेट एसेट, चलो हम इसको अलग तरीके से दिखाते हैं। कैरिंग अमाउंट आया यहां पर 6 लाख, बट ये लॉस हो गया कितना, 12,50,000। 12,50,000 का 40% कितना होता है, 12,50,000 का 40% इज 5 लाख लेस शेयर ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस 5 लाख। देयरफॉर नया कैरिंग अमाउंट आ गया 1 लाख। 31 मार्च 14 के दिन बताओ क्या होगा। कैरिंग अमाउंट आपका पहले से जो चले आ रहा था वो था 5 लाख। शेयर ऑफ लॉस अगर आप देखोगे तो 5 लाख का 40% होता है 2 लाख। सॉरी, यहां पे गाइज ये कैरिंग अमाउंट देखो, 31 मार्च 13 के दिन कैरिंग अमाउंट 1 लाख हो गया ना,
सर कैसे हुआ? बिकॉज आपका यहाँ से ये कैरी फॉरवर्ड हुआ 6 लाख, फिर जो आपका लॉस हुआ था 1250, उसका 40% होता है 5 लाख, तो आपका 31 मार्च 13 के दिन कैरिंग अमाउंट हो गया 1 लाख। तो यहाँ पर हम लेके आए पहले 1 लाख। अब अगर अपने लेस कर देंगे शेयर ऑफ लॉस, 5 लाख का 40% तो होता है 2 लाख, तो हम लोग उतना लेस कर नहीं पाएंगे, हम लोग मैक्सिमम 1 लाख तक का ही लॉस बुक करेंगे एंड इन्वेस्टमेंट्स विल बी शोन एट निल वैल्यू। बस 1 लाख रुपए का और जो एक्स्ट्रा फर्दर लॉस है ना, वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं, रिकॉग्नाइज करेंगे ही नहीं। इसको लेकर के अपने ऑलरेडी ऊपर थ्योरी पढ़ चुके थे। बस इसी का प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे देख लो। पहले तो गुडविल निकाल के लेके आया 5-20, एकदम प्रॉपर सिमिलर वही तरीका जो अपने डिस्कस किए थे। फिर देखो इसको प्रेजेंट करेगा 1 अप्रैल 11 के दिन, शेयर ऑफ नेट एसेट 480, गुडविल 5-20, तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट। फिर 31 मार्च 12 आया, तो ये 10 लाख तो आ ही रहा था, इसमें शेयर ऑफ लॉस 4 लाख बुक करके ये आ गया 6 लाख। फिर 6 लाख को प्रेजेंट करने का तरीका देखो, शेयर ऑफ नेट एसेट 480, शेयर ऑफ लॉस 4 लाख, तो बचा 80,000, ऐड गुडविल कर दिया 5-20, तो ये हो गया 6 लाख। प्रेजेंटेशन का बस तरीका चेंज हो रहा है, पहले कैलकुलेशन दिखा रहा है फिर प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, पहले कैलकुलेशन दिखा रहा है फिर प्रेजेंटेशन दिखा रहा है। वही तो किया, पहले कैलकुलेशन किया फिर प्रेजेंटेशन दिखाया, ठीक है। फिर से कैलकुलेशन किया, देखो कि कैरिंग अमाउंट जो 6 लाख था वही 6 लाख तो आया, लेकिन 12,50,000 का 40% शेयर ऑफ लॉस 5 लाख लिए, तो कैरिंग अमाउंट आना चाहिए 1 लाख। बट ये 1 लाख दिखाया कैसे जाएगा? देखो शेयर ऑफ नेट एसेट 480 स्टार्टिंग में एकदम, देखो फर्स्ट डेट पे जो आया था, एकदम पहला दिन जो आया था 480, शेयर ऑफ नेट एसेट, शेयर ऑफ नेट एसेट ऑन 1 अप्रैल 480। लेकिन शेयर ऑफ लॉस, एक बार 4 लाख का शेयर ऑफ लॉस आया, एक बार 5 लाख का शेयर ऑफ लॉस आया, तो टोटल 9 लाख रुपए का लॉस, तो ये नेगेटिव हो गया 420। लेकिन ऐड गुडविल किए 5-20, तो ये दिख रहा है 1 लाख का। ये 1 लाख का प्रेजेंटेशन खाली देख लो, खाली प्रेजेंटेशन का बात कर दिया, बाकी पूरा का पूरा सम एज इट इज है। अब 31 मार्च 14 के दिन कैरिंग अमाउंट है 1 लाख, लॉस फॉर द ईयर 5 लाख का 40% होता तो 2 लाख है, बट इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, तो रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली 1 लाख, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया निल, और बैलेंस शीट में निल दिखाया जाएगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली देखना, कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर बात ध्यान से नहीं समझोगे तो। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सही क्वेश्चन है, लेट्स सी। Bright Limited acquired 30% of East India Limited for 2 lakh on 1st June 11. Extremely careful. 1st June 11. By such an acquisition, Bright can exercise significant influence over East India Limited. ठीक है, ये बात बताने का जरूरत नहीं था, ऑब्वियस सा बात। अब 30% एक्वायर किए तो हम लोग एनीवेज यही एज्यूम करते कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और एसोसिएट बन गया। ब्राइट लिमिटेड बिकम्स द इन्वेस्टर, ईस्ट इंडिया लिमिटेड बिकम्स द associate during the financial year ending 31st March 11 का बात कर रहा है ये। 31st March 11 East India earned profits of 80,000 and declared a dividend of 50,000 on 12th August 11। डेट को लेकर के बहुत केयरफुल रहने का जरूरत है इस क्वेश्चन में। एक्चुअल में क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 10 से 31st March 11, 1st June 11, 12th August 11, 31st March 12। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है इस क्वेश्चन में। क्या क्या बोला देखते जाओ। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 11 प्रॉफिट हुआ है 10,000, मतलब इस साल प्रॉफिट हुआ है 80,000। ऑल राइट, ये ब्राइट लिमिटेड ने 30% शेयर एक्वायर किया है 1 जून को, 30% स्टेक। ओके, कितने में? 2 लाख रुपए में, कॉस्ट 2 लाख। ऑल राइट, अभी यहां पे देखो 1 जून 11 को स्टेक एक्वायर किया, लेकिन ईस्ट इंडिया ने प्रॉफिट कमाया 80,000
ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 11 का है, मतलब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है ये। आपको इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पहले 1 जून का दे रहा है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पहले 1 जून का दे रहा है, और फिर प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन पिछले साल का दे रहा है, इसलिए यहां पर कंफ्यूजन होने का चांसेस हाई है। थोड़ा डेट को लेकर के केयरफुल रहने का जरूरत है। फिर बोला डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 50,000 ऑन 12 अगस्त 11, डिविडेंड पेड। मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो डिविडेंड यहां पर दिया जा रहा है 12 अगस्त को, ये कौन से प्रॉफिट में से दिया जा रहा है? क्या ये वाला 11-12 वाला फाइनेंशियल ईयर में से दिया जा रहा है? क्या यहां से यहां तक का जो प्रॉफिट आया, क्या उसमें से डिविडेंड दिए? कि यहां पे जो प्रॉफिट हुआ इससे रिलेटेड डिविडेंड यहां दिया जा रहा है? क्वेश्चन को आप ठीक से अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन में बोला हुआ है। अगर आपको अजम्पशन करना पड़ गया ना, अजम्पशन लेना पड़ गया ना, तो भी आपको हम ये बात ऑलरेडी AS21 के डिस्कशन में हम क्लियर कर चुके हैं कि अगर मिडिल ऑफ द ईयर में डिविडेंड दिया गया है तो अज्यूम ये करना कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया गया है। और इस क्वेश्चन में तो अजम्पशन का जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली बोल दिया। अब हम एक बार लैंग्वेज फिर से रीड करा देते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 11, ईस्ट इंडिया अर्न प्रॉफिट 80,000 and declared a dividend of 50,000 on 12 August 11। तो इसका मतलब यही है कि जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 11 तक हम लोग 80,000 कमाए, उसमें से डिविडेंड दिए हैं 12 अगस्त को, उसमें से डिविडेंड दिए हैं 12 अगस्त को। करेक्ट है। ईस्ट इंडिया रिपोर्टेड अर्निंग्स ऑफ 3 लाख फॉर द, अब ये नेक्स्ट ईयर का बात कर रहा है, तो सर यहां पे डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 1011 रुपीज 50,000। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईस्ट इंडिया रिपोर्टेड अर्निंग्स ऑफ 3 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 12। इस साल का प्रॉफिट है 3 लाख। अज्यूम प्रॉफिट्स टू अक्रू इवनली। सर ये वाला इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्रू हुआ है इवनली। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहां पे शेयर एक्वायर हुआ है 1 जून को, उसके पहले का ये है 2 महीना, 2 months, और ये है 10 months। चेक कर लो। तो इसको अगर हम लोग को डिवाइड करना है 2 महीना का प्रॉफिट और 10 महीना का प्रॉफिट, तो बताओ कितना कितना हुआ? 3 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 12, यहां पे हुआ है प्रॉफिट 50,000 का। और इस 10 महीने में प्रॉफिट हुआ है 3 लाख इंटू 10 बाई 12, ये 2,50,000 का। बस इसको चेक कर लो। सर ये प्रॉफिट दिया है 3 लाख पूरा साल का, फाइनेंशियल ईयर 11-12 का, बट इसमें से शेयर एक्वायर जब किए 30% एक्वायर किए, उसके पहले का प्रॉफिट है 50,000 तो, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज ओनली 2.5 लाख। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज ओनली 2.5 लाख। केयरफुल। एंड डिक्लेयर डिविडेंड ऑन 12 जून 12। तो इसके बाद यहां पे जाकर के कहीं पे 12 जून 12 को, 12 जून 2012 डिविडेंड दिया है। डिविडेंड कितना? 60,000। करेक्ट। देखो बोल रहा कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ब्राइट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 12। एज ऑन 31 मार्च 12 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट कितना दिखाओगे 31 मार्च 12 के दिन? सर कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपने बोला कितने में खरीदे थे सर? यहां पे आके 2 लाख। लेकिन सर वेट, आपको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड मिला है। डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड,
प्री एक्विजिशन डिविडेंड, टोटल 50,000 है ना, 50,000 का 30%, 15,000, तो ये हो गया 1,85,000। तो इसका आंसर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे 31 मार्च 12 को 1,85,000। फिर बोल रहा है कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ब्राइट लिमिटेड एज ऑन कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ब्राइट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 12। अब ये था सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब इसी दिन का कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताओ इन्वेस्टमेंट कितना दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट कितना दिखाएंगे सर? कॉस्ट तो आ गया, ये लो 1,85,000 का, और एड शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज ओनली 250 नॉट 3 लाख, प्लीज अंडरस्टैंड। तो 2,50,000 का 30%, दिस इज कमिंग 75,000। तो ये लो इतना दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट, 1,85,000 प्लस 75,000, दिस इज 2,60,000। फिर पूछ रहा है कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑन 30th June 12 इन कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 30th June 12 मतलब ये वाला डिविडेंड मिलने के बाद 30th June 12 के दिन अपने बोलेंगे ओपनिंग कैरिंग अमाउंट 2,60,000 लेस डिविडेंड जो हम लोग को मिल गया ना ऑलरेडी 60,000 का 30%, ये लेस करके हम लोग बोलेंगे 2,42,000। बस यही है और कुछ नहीं है। इस सम को अब वापिस से आप लोग 185, 260, 242 एक बार वापिस से अपने आप रिवाइज करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, दिस वाज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है गाइस, देखो। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 25% शेयर्स इन बी लिमिटेड ऑन 31 March 11 फॉर 3 लाख। 25% शेयर एक्वायर किया 3 लाख रुपए में 31 March 11 को। बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड ऑन 31 March 11 दिया हुआ है। ऑल राइट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 12 फॉलोइंग आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। एक साल और बीत गया, उसमें ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ए लिमिटेड रिसीव डिविडेंड फ्रॉम बी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 11, मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड मिला है एट 40% फ्रॉम द रिजर्व्स, एट 40% उसको डिविडेंड मिला है, ठीक है। बी लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 7 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 March 12, ठीक है। बी लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड एट द रेट 50% फॉर द ईयर एंडेड 31 March 12 ऑन 30th April 12। तो आप लोग अब ये वाला सम का टाइमलाइन खुद से बना करके ट्राई करो, ठीक है। हम यहाँ पे आंसर डिस्कस कर दे रहे हैं, बट आप लोग एक बार टाइमलाइन बनाने का प्रैक्टिस खुद से एक सम का करना जरूरी है, तब आपको कंट्रोल आएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। A Limited is preparing consolidated financial statement in accordance with AS 21 for its various subsidiaries. Calculate goodwill, if any, on the acquisition of B Limited share. B Limited का शेयर एक्वायर करने से क्या कोई गुडविल आया? तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन करके दिखाया सर। अमाउंट हम लोग पे किए हैं 3 लाख, लेकिन हम लोग को जो डिविडेंड मिला है ना, देखो टोटल डिविडेंड कितना दिया, 40% डिविडेंड दिया, तो हम लोग टोटल शेयर कैपिटल 5 लाख। 5 लाख का 40% कितना डिविडेंड दिया? 2 लाख। 2 लाख का हम लोग 25% होल्ड करते हैं, मतलब 2 लाख का 25% 50,000, तो हम लोग को डिविडेंड मिला 50,000। तो 3 लाख माइनस आधा लाख, तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में है सिर्फ 2.5 लाख का, ठीक है। देख लो, शेयर इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड एज एट द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया अपने पास 2.5 लाख, करेक्ट। तो ये इन्वेस्टमेंट कितने में एक्वायर किया? 3 लाख में एक्वायर किया। और इसका नेट एसेट बताओ तो कितना है? नेट एसेट उस दिन कितना है? नेट एसेट अपने को यहां पे दिया हुआ है 5 लाख और 5 लाख, टोटल 10 लाख का नेट एसेट है। आप उसको यहां से भी देख सकते हो, ऑब्वियसली सारा असेट्स को ऐड कर दो तो 10 लाख का नेट एसेट है। तो 10 लाख के नेट एसेट में 25%, मतलब शेयर ऑफ नेट एसेट 10 लाख का 25% 2.5 लाख। तो आपका कॉस्ट भी 2.5 लाख, आपका कॉस्ट भी 2.5 लाख। सर कैसे आया? 3 लाख रुपया दिए, लेकिन डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मिल गया 0.5 लाख, तो आपका कॉस्ट एक्चुअल में पड़ा कितना? 2.5 ही, और आपका शेयर ऑफ नेट एसेट भी 2.5 है, तो गुडविल कैपिटल रिजर्व आया ही नहीं, निल है बस।
और उसके बाद 2 डेट का 31 मार्च 12 का अपने क्या किए, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन बी लिमिटेड, जितना प्रॉफिट था, टोटल कितना प्रॉफिट था देखो तो 7 लाख रुपए प्रॉफिट था, 7 लाख का 25%, 7 लाख का 25%, 1.75, और प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम बी लिमिटेड तो 0.5 था ही, लेकिन ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये आप इग्नोर कर सकते थे, ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, बस सिंपली 1.75 ऐड करना है, राइट। तो आप बैलेंस शीट में क्या करेंगे, 2.5 का इन्वेस्टमेंट था और 1.75 आपने शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड किया, तो 4.25 आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिख रहा है, राइट। एकदम इजी सा क्वेश्चन है गाइज, थोड़ा आराम से 31 मार्च 12 को देखो गाइज, जो 30 अप्रैल 12 को जो डिविडेंड मिल रहा है ना, वो रेलिवेंट ही नहीं है, क्योंकि वो तो नेक्स्ट ईयर में अकाउंटिंग होगा, उसका अकाउंटिंग तो नेक्स्ट ईयर में होगा। 31 मार्च 12 में तो ये वाला डिविडेंड का अकाउंटिंग होगा ही नहीं। 31 मार्च 12 के दिन तो ये जो 30 अप्रैल को 50% डिविडेंड मिल रहा है, इसका अकाउंटिंग होगा ही नहीं। ये वाला नोट एक बार पढ़ लेना, डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन 30 अप्रैल 2012 will not be recognized in the consolidated financial statement of A Limited as on 31st March 12। तो as on 31st March 12 का जो consolidated financial statement बन रहा है, उसमें डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन 30 अप्रैल का कोई भी इंपैक्ट आएगा ही नहीं, बस इतना सा चीज समझना है। तो गाइज ये था अपना एकदम कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन एंड कवरेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स in consolidated financial statements।